तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ रीसेंट टाइम बलेनो के बारे में। अब इसका एक नया रूप जो है हमारे मार्केट में आ चुका है, लेकिन जब हम बलेनो की बात करते हैं तो इसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें अटैच हो जाती हैं, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो क्या 2022 बलेनो में मारुति सुजुकी ने उन सभी तमाम चीज़ों को आयरन आउट किया है? अगर आपके पास 6.5 लाख से लेकर 10 लाख तक का बजट है तो क्या आपको बलेनो कंसिडर करना चाहिए या कौन सा वेरिएंट आपको कंसिडर करना चाहिए? आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो हैं मालूम चल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया, जब हम बलेनो की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार बन जाता है, ना सिर्फ मारुति के लिए बल्कि पूरे सेगमेंट के लिए, क्योंकि ये है बेस्ट सेलिंग कार ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अपने 6 साल के पूरे प्रोडक्शन रन में जो पिछली बलेनो थी उसने 10 लाख से भी ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं। ये पर्टिकुलर कार जो है एक ऐसे टाइम पे लॉन्च की गई जब Hyundai i20 बिल्कुल रूल कर रही थी और मारुति के पास जो है कोई भी ऑप्शन नहीं था उसको टक्कर देने के लिए। जब बलेनो आई तो ये क्लियरली अपने बाकी सभी स्टेबलमेट से डिफरेंट दिखती थी। साथ ही साथ मारुति ने जो है इसकी पैकेजिंग और पोजीशनिंग दोनों ही काफ़ी प्रीमियम की। इसी कार ने जो है नेक्सा की बुनियाद बनाई, क्योंकि मारुति के लिए नेक्सा एक बहुत बड़ा डिसीजन था। अपने मारुति के ओवरऑल करंट सेल्स रिटेल यूनिट से हट के वो नेक्सा को डेवलप कर रहे थे, तो वहाँ पे एक गैम्बल आप कह सकते हैं मारुति ने किया था जो कि क्लियरली पे ऑफ किया। तो एक तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक प्रीमियम पोजीशनिंग बलेनो ने ही बनाई नेक्सा के लिए। साथ ही साथ जो i20 की कुछ कमियाँ थी, जैसे कि प्राइस टैग तब भी i20 का काफ़ी ज़्यादा था, तो बलेनो ने जो है उसको अंडरकट किया। इसके अलावा मारुति के जो स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क रहे और साथ ही साथ जो इनक्रेडिबल रीसेल वैल्यू बलेनो ने ऐड किया, इन सभी चीज़ों ने जो है बलेनो को एक बेस्ट सेलर, लोगों का टॉप चॉइस बना दिया इन द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट। बलेनो के साथ जितनी अच्छी चीज़ें हुई वहीं पे कुछ स्टिग्मास भी अटैच हो गए, लाइक पुअर बिल्ड क्वालिटी, सेफ ना होना। तो क्या नई बलेनो में ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं? देखो, डिज़ाइन वाइज मुझे लगता है कि नई जो बलेनो है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखती है। इसको एक रेवोल्यूशनरी चेंज तो हम नहीं कहेंगे, बट एक एवोल्यूशनरी चेंज ज़रूर कहेंगे। अब डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो आप मुझे नीचे अपने ओपिनियंस जो हैं ज़रूर बताइए कि आपको नई बलेनो का डिज़ाइन कैसा लगा, या फिर इस पूरे सेगमेंट में अभी तक सबसे बेहतरीन डिज़ाइन वाली कार आपको कौन सी लगती है। इसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया प्लेटफॉर्म में क्या चेंजेस है और क्या वाकई में इसके बिल्ड क्वालिटी में कुछ बदलाव हुए हैं। देखो, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी भी क्रैश टेस्टिंग एजेंसी ने जो है इसको टेस्ट नहीं किया है, तो वो रेटिंग वाइज कितना लाएगी वो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे शैसे जो है उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव मारुति ने डेफिनेटली नहीं किए हैं, क्योंकि अगर वो करती तो वो ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करती, लेकिन हर्टेक प्लेटफॉर्म का ही और ज़्यादा एडवांस्ड यूनिट यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है ज़रूर मालूम चलेगा। साथ ही साथ जो शीट मेटल की क्वालिटी है वो भी वैसे तो टेस्ट करके ही मालूम चलता है। अगर कोई वैसे बता रहा है कि इसकी शीट मेटल की क्वालिटी बेटर हो गई है तो शायद थोड़ा कहना गलत होगा, लेकिन जो डोर में हेफ्ट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी मुझे फ्रॉम दी प्रीवियस बलेनो। और अगर आपको मेरे प्रीवियस बलेनो का रिव्यू देखना है तो उसको देखिए। लॉन्ग टर्म तक मैंने उस कार के साथ टाइम स्पेंड करके एक डिटेल रिव्यू बनाया था, तो उस वीडियो के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दोनों ही कार्स के अंदर जो प्रोज एंड कॉन्स है वो सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी। अब सरप्राइजिंगली मारुति का जो इंटीरियर है वो यहाँ का सबसे बड़ा चेंज है। जो डैशबोर्ड है वो अब काफ़ी हद तक आपको नया लगेगा, क्योंकि सेंट्रल में आपको एक 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट देखने को मिलता है। जो एसी वेंट्स के लेआउट हैं, जो एयरकॉन वेंट्स के लेआउट है, वो सारी चीज़ें नई हैं एंड बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टैक्टाइल फील जो है सारे बटन से आता है, तो वहाँ पे मैं मारुति को क्लियरली बढ़िया पॉइंट देने चाहूँगा। हालांकि जो USB पोर्ट है, जो पावर आउटलेट है, उसकी क्वालिटी अब भी चीप है और लोअर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड में जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव मुझे नहीं लगे। हालांकि टॉप पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड में फ्लेक्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि पहले जो डैशबोर्ड में फ्लेक्स था वो सब्सटैंशियली ज़्यादा था। नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे बता सकते हैं। मुझे ये सो लगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप मुझे डेफिनेटली नहीं लगा। बाकी बहुत सारे पार्ट्स जो है मारुति ने अपने पार्ट्स बिन से शेयर किए हैं, तो उन सभी पार्ट्स के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो टिकाऊ है, टिक जाते हैं। क्वालिटी वाइज दे आर नॉट द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। एक और चीज़ जो टाइम ही बता पाएगा कि क्या रैटलिंग साउंड आती है, तो देखिए जिस यूनिट के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया उसमें सच कोई रैटलिंग नॉइज़ थी नहीं और बिल्कुल ही फ्रेश नई यूनिट थी। बट आई एम श्योर कि पिछले वाले बलेनो से इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए,
क्योंकि पिछले वाले बलेनो में तो बहुत जल्दी रैटलिंग साउंड्स आ जाते थे। इसमें भी मैंने कुछ अपने रिव्यूअर फ्रेंड्स से बात किया तो उन्होंने कहा कि उनको जो है थोड़ी सी रैटलिंग साउंड कार में मिल रही थी, तो देन वो एक डिसअपॉइंटिंग पॉइंट ज़रूर है। ओवरऑल इंटीरियर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और सबसे बढ़िया पॉइंट है इस इंटीरियर के फ्रंट सीट्स। बहुत ही वेल कुशन्ड है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बेहतरीन तरीके से आपको होल्ड करता है एंड कहीं ना कहीं ये कार का जो ओवरऑल फील है वो इसके फ्रंट सीट्स में आपको बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आप एक लंबे कद काठी के भी इंसान हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रेयर सीट की अगर बात करते हैं तो देखिए रेयर सीट में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लगा कि पिछले बलेनो से इस वाले बलेनो के रेयर सीट में बहुत ज़्यादा कुछ बड़े बदलाव है। इनफैक्ट मैंने पिछले बलेनो के रेयर सीट में बहुत टाइम स्पेंड किया है तो आई कैन से कि ये वही टाइप की फील दे रही थी। अच्छा है, एयरी है, फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंजन की। देखिए जहाँ पे इंजन की बात आती है तो ये जो पर्टिकुलर इंजन है हमने ऑलरेडी मारुति के दूसरे कार्स में दे रखा है और इस इंजन के बारे में मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। एक, रिफाइनमेंट, लाजवाब रिफाइनमेंट आपको मिलता है और दूसरा है परफॉर्मेंस, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया रिटर्न करती है। आप इसको हाईवे पे दौड़ा ले या सिटी में, इसमें आपको ब्रेथलेसनेस फील नहीं होती है एंड जो ओवरऑल इंजन है वो एक्चुअल में वेल सूटेड है फॉर इंडियन ड्राइविंग साइकिल। तो अगर आप मॉडरेट यूज़र हैं या आप हैवी यूज़र हैं, दोनों को जो है ये इंजन अपने तरीके से बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगी। हालांकि अगर आप इंथुजियास्ट है तो फिर आई थिंक कि आपको अभी भी i20 N लाइन ज़्यादा बेहतर कार लगेगी, पोलो आपको ज़्यादा बेहतर कार लगेगी, इसमें वो वाली बात अभी तक नहीं है। लेकिन दैट सेड, अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल एफिशिएंसी की तो वो बहुत ही अच्छी आपको रिटर्न करेगी और ये पिछले बलेनो में भी था, इस वाले में भी जो है कंटिन्यू करेगी वो चीज़। और इस वाले इंजन को हम जानते भी हैं इसके बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स के लिए। अब यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन तो एज़ यूजुअल वही जो पिछला मैनुअल ट्रांसमिशन है वही यूज़ किया गया है। अच्छा है, बहुत ज़्यादा नॉची गियर बॉक्स नहीं है तो मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं कहूँगा। लेकिन जो AMT गियर बॉक्स है वो एक स्टेप डाउन भी है, क्योंकि पहले आपको CVT मिलता था और यहाँ पे अब आपको AMT मिलता है जो कि एक इन्फीरियर गियर बॉक्स है। लेकिन जो CVT है वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, अगर उसको कंटिन्यू भी करते थोड़ी और रिफाइन करके तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ दिक्कत आती। लेकिन फिर मारुति का यही कहना है कि उसके सेल्स ही नहीं आते तो क्यों ही उसको बेचने वाली टाइप्स है। तो डेफिनेट सी बात है, AMT ज़्यादा बिकता है, वो मास प्रोड्यूस भी होता है, तो वहाँ पे वो उनको ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो यूनिट है वो बहुत सारे कार्स में यूज़ करते हैं। मास प्रोडक्शन में प्राइसिंग भी कम हो जाती है एंड कम्पिटिटिव प्राइसिंग कस्टमर तक पहुंचाने में भी जो है वो मदद करती है। लेकिन ये तो बात हो गई मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ये एक बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस कार के साथ इसके ऑटोमेटिक को चलाने का, लेकिन जितना टाइम मुझे मिला उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून्ड है और आपको फील नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल मतलब ध्यान लगा के ना फील करें तो ट्रैफिक में आपको ऐसा फील नहीं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे। ये पर्टिकुलर AMT यूनिट अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी रिटर्न करेगा और हैसल फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको देगा। दो चेंजेस जो मारुति यहाँ पे बात कर रही थी, सबसे पहला है सस्पेंशन की। सस्पेंशन को इन्होंने बदला है और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो भी चेंज हुई है। पिछला वाला जो स्टीयरिंग है उसकी फीडबैक उतनी खास नहीं थी, लाइट थी, सिटी यूज़ के लिए हाईवे में फेयरली अच्छी तरीके से वे अप हो जाती थी, तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। थैंकफुली अब रीसेंटरिंग भी इस वाले स्टीयरिंग का होता है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और अगर आपको स्टीयरिंग रेस्पॉन्स वाइज बढ़िया कार चाहिए तो ये मॉडरेटली फिट करेगा, क्योंकि i20 N लाइन का इससे बेटर स्टीयरिंग है। साथ ही साथ Volkswagen पोलो वगैरह की इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उससे आप कंपेयर ना करें। बट अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हैं तो आपके लिए ये कार जो है निराशाजनक नहीं रहेगी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। सस्पेंशन की बात करें तो बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप है और मारुति ने यहाँ पे क्लियरली काम किया है, क्योंकि ये ज़्यादातर रोड्स पे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस कार के साथ थोड़ा और लंबा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि अभी जो मुझे टाइम मिला वो उतना ज़्यादा नहीं था, एनालिसिस के लिए ठीक था, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू में और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँगा। बट सस्पेंशन सेटअप इज़ डेफिनेटली अ गुड पॉइंट एंड अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस कार। अगर आपके लिए राइड क्वालिटी एक प्राइम इंपॉर्टेंस है तो आपको इस पर्टिकुलर कार का सस्पेंशन सेटअप वाकई में काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो जी ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि नई बलेनो जो है पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर होके आई है, और जो चीज़ें इसमें कमी थी पहले उन सभी को जो है इन्होंने आयरन आउट किया है। सेफ्टी पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, बट हाँ मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहाँ पे लग रहा है। आई होप कि ये चीज़ ग्लोबल एनकैप या कोई और क्रैश टेस्टिंग एजेंसी जो है बेटर प्रूव करे तो ही मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगा। एंड ओवरऑल अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो आपको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, बढ़िया स्पेस, अच्छी रीसेल वैल्यू, अच्छी आफ्टर सेल्स एंड मोर ओवर बढ़िया फीचर्स दे, तो बलेनो इज स्टिल अ वेरी गुड कार टू कंसिडर। रही बात कि कौन सी
वेरिएंट आपको कंसिडर करनी चाहिए तो आई थिंक यहाँ पे जो अल्फा वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड है। तो हाँ, वो एक वेरिएंट है, अगर आपको सारी बेल्स एंड व्हिसल्स चाहिए तो गो फॉर दैट। अदरवाइज आई थिंक डेल्टा और जीटा जो है दो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं, क्योंकि इन दोनों में ही आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो पुरानी वाली स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट यूनिट है टच स्क्रीन, वो आपको मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में अच्छा काम करती है और मैंने बहुत कार्स में उसको टेस्ट किया है, हम सब ने किया है, तो वो वहाँ पर ट्राइड एंड टेस्टेड है। सिग्मा उतना अच्छा नहीं है तो उसको इग्नोर मारे। तो यही था दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द न्यू मारुति सुजुकी बलेनो 2022, और इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं जल्दी कोशिश करूंगा लाने की, थोड़ा और टाइम इस कार के साथ स्पेंड करने के बाद। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ये वाकई में एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मारुति की तरफ से है मार्केट में, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।